हेलो नमस्कार, मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एथिक्स की क्लास में आज मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूं कि अनुपालन कार्मिक किसे कहते हैं, इसमें क्या भूमिका होती है और ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभाव से, सोशल इम्पैक्ट से जुड़ा रहता है, जिसमें हम आज बात करेंगे बिक्री कर्मचारी यानी कि सेल्स पीपल्स, विज्ञापनकर्ता, राजनीतिक दलालबंदी करता जो होते हैं, कॉरपोरेट दलबंदी करता और कोष संग्रहण करता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि इन सभी के बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। कहीं ना कहीं सेल्स पीपल्स जो केंद्रीय भंडार जैसे सरकारी संस्थान में, सरकारी शॉप में कहीं ना कहीं काम करते आप लोगों ने देखा होगा। राशन कार्ड के जो राशन बांटते हैं वहां पे भी इन कर्मचारियों को देखा होगा। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और इन सभी का रोल एक ही होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं या अच्छे चीजों को, अपने आप को अच्छे तरीके को, है ना, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, इन सभी का कहीं ना कहीं काम होता है। यानी कि अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं पे कोई आपदा आती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो एक व्यक्ति माइक से अनाउंस करता है कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए और घबराए नहीं, आपको खाने पीने की वस्तु आपके जगह पर मिलेगी। यानी कि आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगदड़ ना मचाएं, शांतिपूर्वक अपने स्थान पे बैठे रहें, आपको सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। ठीक अनुपालन का काम, यानी कि आपसे सरकार कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रही है। रिक्वेस्ट करने के साथ साथ आपको ये बताने का प्रयास कर रही है कि क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या गलत है। एक राजनीतिक दरबंदी करता यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो व्यक्ति है आपसे यही रिक्वेस्ट करेगा कि आपके लिए मैं निम्नलिखित सूचनाएं लेकर के निम्नलिखित सुख और सुविधाएं आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जो फंड में जमा करेगा पैसा, उसके अपने नियम कानून अपने अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करना है। और इसी के साथ साथ अनुपालन का इस्तेमाल, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन में भी अनुपालन का अप्लाइड बड़े स्तर पर हम देखते हैं। यानी कि कई बार नियम और विनियम, है ना, कई बार जो है नियम और विनियम या प्रशासनिक मानकों को उपलब्ध नहीं होती है। यानी कि ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक संगठन के अंदर कुछ अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यानी कि व्यवहार करने के विशिष्ट प्रतिरोधों के लिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं। यानी कि इतना ही नहीं, प्रशासनिक क्रियाकलाप के संचालन के समय जो भी प्रशासनिक एक्टिविटी होती है उसको चलाने के लिए, संचालन करते समय टाइम पे नागरिकों तथा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते समय, कोई भी वस्तु हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट की बात करी, एडवर्टाइजमेंट की बात करी, इन सभी वस्तुओं में कहीं ना कहीं आपूर्ति करते समय अपेक्षित कानूनी और प्रशासनिक मानकों के अभाव में प्रशासन की तरफ से क्या किया जाता है, अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। कोई चीज कमी हो गई, राशन कार्ड के, है ना, राशन जहां पे आपको मिलता है, आप उस दुकान पर गए और कोई चीज कम मिला, कोई चीज आपको कम मिला, यह चीजें समाप्त हो गई, तो जो डीलर होगा वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया जी, बहन जी,
आज जो है राशन समाप्त हो गया है, आप जो है कल आइएगा, आपको राशन पूरा मिलेगा, है ना। ताकि ताकि नागरिकों के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए, विशिष्ट व्यवहार को अपनाया जाए, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से, है ना, यहाँ पे अपना मत को ना प्रस्तुत करे। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में आप लोगों को मैंने बताया था आपदा प्रबंधन के चरण में, यानी कि जब राहत और पुनर्वास की बातें आती हैं तो समाज में सामाजिक अराजकता ना बने, खाद्य पदार्थ और दवाइयों का बेहतर तरीके से वितरण हो जाए, इसके लिए लाउड स्पीकर से आदमी सब अनाउंस करता है कि सामान खत्म हो गया, तो उसके बारे में आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। सामान आते ही जिन व्यक्तियों को खाने पीने की वस्तु, दवाई वगैरह नहीं मिला है, वो वस्तु आप तक जल्द ही पहुंच जाएगा। तो इन सारी चीजों को भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करना है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे कि अनुपालन में किस किस आधार पर हम चीजों को संचालित कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ्रेंड की बात करें, अपने मित्र की बात करें, अपने कलीग की बात करें, है ना। इसको हम मित्र, कलीग कुछ भी आप बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप कह सकते हैं, या लिंकिंग भी कह सकते हैं, जिस पर परस्पर पसंद का होना, एज ए लाइक, आप किसी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद प्रतिवादिता, ये भी आता है, और इसके बाद आपका परस्पर व्यवहार, है ना कहीं अभाव है। उसके बाद सामाजिक मान्यता है, कहीं ना कहीं सत्ता, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इन पर हम एक एक करके बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं फ्रेंडशिप पर। आप सभी के फ्रेंड होंगे, आप भी अपने विचार के अनुसार ही मित्रों को बनाना पसंद करेंगे, ये जाहिर सी बात होती है। तो इसी पे बात करते हैं, यानी कि सामाजिक स्तर पर अनुपालन के वर्ग में मित्रता, या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को पसंद किया जाना एक महत्वपूर्ण विधि हो सकता है, मेथोलॉजी हो सकता है, यानी कि जिसके आधार पर अनुपालन या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुरोध को दूसरा व्यक्ति या समुदाय स्वीकार कर लेता है। यानी कि आपने किसी दूसरा लड़का या लड़की से अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट रखा, दोस्ती बनाने के लिए आपने अपना प्रस्ताव को रखा, तो उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यानी कि आपके प्रस्ताव में आपको अगला व्यक्ति लाइक करता है, अनलाइक करता है, उसी हिसाब से कंडीशन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे मित्रता की पसंद की भावना का विकास तय होगा। यानी कि आप किसी भी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पसंद, पसंद में आपका विचार आता है, व्यवहार आता है, और पसंद की भावना का विकास तय होगा। और जब प्रभावित करने वाले समूह व्यक्ति के रूप में स्वयं महामंडन के रूप में अपने क्रियाकलाप और उपलब्धियों के बारे में बढ़ चढ़ करके प्रस्तुत करते हैं, आप लोगों के मित्र जो हैं, है ना, आपके साथ जो है अपने आप को बढ़ चढ़ करके अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, देन ये सारी चीजें अपने आप को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के रूप में रखते हैं। यदि ऐसे प्रस्तुतिकरण में सामने वाले समूह को जिन्हें प्रभावित किया जा सके, है ना, आप भी देखते हैं कि आप कहीं भी किसी शहर में जाते हैं, आपके सामने कोई नया व्यक्ति आता है, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेहद अलग होता है, अट्रैक्टिव होता है, आपकी बातों से, आपके कपड़ों से, पहनावों से, है ना, कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि यदि प्रभावित करने वालों में ईमानदारी, है ना, गुड कैरेक्टर, और इसमें एथिकल व्यू, नैतिकता का अनुभव होना, है ना, एक्सपीरियंस होने लगता है, तो प्रभावित होना अपरिहार्य है ना। अगला व्यक्ति देन
आपके बातों से, आपके विचारों से प्रभावित हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पश्चित पश्चिमता के बाद यूरोपीय राष्ट्रों में जो हाँ हिजड़ों के द्वारा चुनाव जीतने का केस का अध्ययन अवलोकन करके अनुपालन कर सकते हैं। सॉरी, हिजड़ा है वो, है ना, हुजड़ों ने हिजड़ा, है ना, हिजड़ों के द्वारा, है ना, हाँ, यूरोपीय राष्ट्र में हिजड़े के द्वारा एक चुनाव जीते, और इसका एक केस अध्ययन हम लोगों के सामने आता है। अनुपालन हम इसका कर सकते हैं, यानी कि इस प्रतिरूप को हम समझ सकते हैं कि कोई हिजड़ा, जिसे आप किन्नर कहते हैं, किसी जाति या धर्म या परिवारवाद से जैसे अंतर्निहित हितों के बंधन से मुक्त होता है ना। आप लोग देखते हैं कि जो किन्नर है, हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर आप कहते हो उसको, यानी कि वो अपने परिवारों और अपने परिवार के साथ साथ कई सारे बंधनों से मुक्त होता है, यानी कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं होता है। तो यहां यदि चुनाव में उसके द्वारा कहा जाए, है ना, अगर हिजड़ा या किन्नर, ट्रांसजेंडर आप कहते हैं, जो भी कहते हैं, अब उसके द्वारा चुनावी भाषण में कहा जाए कि महिला या पुरुष, चुनाव में कोई भी जीतता है तो कहता है कि अपनी जाति, धर्म, परिवार के संदर्भ में भेदभाव युक्त व्यवहार कर सकते हैं, परंतु इस तरह के लोगों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है। हिजड़ा, उसके अंदर किसी धर्म के प्रति, किसी जेंडर के प्रति, है ना, किसी कार्य के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही उसका कोई जेंडर है। तो समाज में सभी के लिए कहीं ना कहीं मिल करके काम करेगा। आप इस चीज को नोट भी करिएगा, समझने का प्रयास भी करेगा। यानी कि उन्हें सत्ता प्राप्त होती है तो किन्नर को, ट्रांसजेंडर को, हिजड़ों को अगर सत्ता प्राप्त होती है तो वो पूरी ईमानदारी, एक केस स्टडी है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे इंटरव्यू वगैरह में कि हिजड़ा अगर सत्ते में आता है, किन्नर सत्ता में आता है, ट्रांसजेंडर सत्ता में आता है, और पूछा क्या, पूछता भी है, तो यहां पे उनकी पूरी ईमानदारी, है ना, सत्य निष्ठा और नैतिकता के साथ यहाँ पे नागरिकों की सेवा का कार्य करेगा, और लोग कई जगह इससे प्रभावित भी हुए हैं। यानी कि में मध्य प्रदेश में से आपके मित्र, आपके कई सारे फ्रेंड जुड़े होंगे। सुहागपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक जीता जागता उदाहरण है। ये काम यहाँ पे हुआ था, कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति था, वो चुनाव को जीत गया था और पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ, नैतिकता के साथ यहाँ पे अपने 101% यहाँ पे दिया हुआ था। इतना ही नहीं, यदि प्रभावित करने वाले समूह के द्वारा किए जाने वाले अनुरोध, लोगों के नाम, क्या पूछते हैं सबसे पहले, आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो आपका नाम क्या है, बात स्टार्ट हुआ, फिर आप पूछते हैं अरे भाई आपका बर्थडे कब आता है ना। नाम से आप लोग धार्मिक आस्था के बारे में कहीं ना कहीं पता लगा लेते हैं कि किस धर्म से होगा, और फिर बात बात में ही आप पूछ लेते हैं कि क्या आप धर्म पे या धार्मिक आस्था पे बिलीव करते हैं क्या। वो हाँ या ना का जवाब देता है, आपके मन में और आ गया कई सारे पॉजिटिव थिंकिंग। फिर आप पूछते हैं कि कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ट्रेडिशनल के बारे में क्या सोचते हैं, आप किस संस्कृति पे ज्यादा बिलीव करते हैं। यहाँ पे आपका कल्चर, आचार संहिता भी आ गया। अगर ये सारी चीजें मेल हो जाती हैं तो ये संभव है, और ऐसा अनुरोध करने का पालन कर लिया जाएगा कि ठीक है, अब तो दोस्ती तय है, एक तरीके से ये सारी चीजें सोच लिया जाता है। यानी कि गरीबों के लिए ये तो चीजें आपका हो गया कि आपके यहाँ पे दोस्ती किसी के साथ भी ये सारी चीजें मिलती है, फिक्स हो गया। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, यानी कि गरीबों के लिए खाद्य सहायता, है ना।
गरीबों के लिए खाद्य सहायता वितरण की तिथि किसी जन्म किसी व्यक्ति के जन्मदिन में मेल खा जाए तो वो भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। ऐसे वितरण हेतु दान करने से नहीं चूकता। यानी कि जन्मदिन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं से ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो इसको भी हमें समझने का प्रयास करना है। और इसके बाद प्रशासन को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आप काम करने वाले हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि यदि वे अपने अनुरोधों का पालन करें, अनुपालन करें, रिक्वेस्टों का रूल्स एंड कंडक्ट के अनुसार पालन करें, तो नागरिकों से करवाना चाहता है। अगर आप जो है कोई भी काम नागरिकों से रूल एंड रेगुलेशन का पालन करवाना चाहते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी अपनी पूरी उपलब्धि को बताएगा। जो भी आप सभी अधिकारी बनेंगे, आज नहीं तो कल, पर बनेंगे जरूर, तो यहाँ पे आप अपने सच्चाई को बताएंगे, ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टली, और सत्यनिष्ठा और सच्चरित्र की भावना भी आपके अंदर होगी। तो ये सारी चीजें बताने से आपके साथ लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। और ऐसी भावना का प्रदर्शन हो तो ये संभव है कि नागरिक उसके प्रभाव में आ जाएगा, यानी कि उसके रिक्वेस्टों का मानना शुरू कर देगा। और आप अगर, है ना, आप अगर उन पे कोई कार्यवाही भी नहीं करेंगे, बातों को समझाने का प्रयास करेंगे जिसमें जनता का हित हो, तो आपसे सभी लोग कहीं ना कहीं आपकी बात को मानेंगे, साकार करेंगे। यानी कि उपेक्षित व्यवहार कहीं ना कहीं आपसे अच्छा व्यवहार लोगों का बना रहेगा। तो ये सारी चीजें भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हम बात फ्रेंडशिप के बाद, हमने इससे पहले बात किया कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जिले में आपकी तैनाती होती है, तो लोगों से जुड़ने का प्रयास करें, अपने विचारों का रखने का प्रयास करें, है ना, मित्रता में आप काम निकालने का प्रयास करें, तो आपके साथ बहुत ही फायदा होगा। फिर इसके बाद हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं। इसके बाद हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं। तो सामाजिक प्रभाव है अनुपालन के स्तर पर, यानी कि प्रतिबद्धता के रास्ता भी एक आपका पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करता है। इसमें दो आधारों पर भूमिकाएं अदा की जाती हैं। इसमें जो है दो आधारों पर भूमिकाएं अदा की जाती है ना। इसमें आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें पहला आधार के बारे में हम बात करें। इसमें जो है पहले आधार के बाद बात करें, बेस की बात करें, तो प्रभावित करने वाले समूह व्यक्ति के द्वारा किसी छोटे अनुरोध को प्रस्तुत किया जाता है, छोटा सा रिक्वेस्ट प्रस्तुत करता है जिसे स्वीकार कर सकता है, संभावनाएं अधिक हैं। यदि किसी छोटे अनुरोध पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य में स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता का विकास होता है ना। छोटी सी बात आपने किसी की मान ली, आप अपने लाइफ में ही देखिए कि आपने किसी भी लड़का या लड़की की बात मान ली छोटी सी, तो है ना, आपसे और भी काम करने का या काम करवाने का वो प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और किसी भी बड़े अनुरोध पर स्वीकृति प्रदान किया जाए, यानी कि इसका अनुप्रयोग जो है अप्लाइड प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। यानी कि प्रतिबद्धता, आपको काम करवाना आना चाहिए। छोटे से छोटा रिक्वेस्ट आप अपने बातों को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करें जो आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट हो जाए। ये सारी चीजें एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि किसी नगर में, नगर यानी कि सिटी आप बोल सकते हैं, इसको शहर बोल सकते हैं, में दुकान संचालकों के द्वारा, कोई नगर है और दुकान संचालकों के द्वारा यदि गैर कानूनी तरीके से सड़क का अतिक्रमण किया गया है, तो वे अपने सामान बाहर निकाल कर रखते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रैफिक की समस्या होती है। आप लोग देखते हैं कि शहर में आप निकलते हैं तो देखेंगे कि साइड में लोग रोड के किनारे, है ना कहीं पार्किंग करके रखते हैं, है ना, जिससे कि कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है ना। और एक प्रशासक को चाहिए, एक आप अधिकारी बन जाते हैं तो एक आपको चाहिए क्या, कि
पहले लोगों को रिक्वेस्ट करें, है ना, लोगों को समझाएं, है ना, और सप्ताह का कोई एक दिन आप लोग जो है तय कर लें जिसमें सामान्य बाहर ना रखे जाए। यानी कि आप जो है तय कर लीजिए, आप उनसे बताइए कि भाई आप कोशिश करिए कि हफ्ता में एक आध दिन चीज़ों को बाहर रख लीजिए। कोई दुकान में काम करवा रहे हैं, सफाई हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है, तो रोड पे तब रख लीजिए। रिक्वेस्ट, समझाइए, है ना। ऐसे व्यवहार करने पर आप लोगों को समझाएंगे कि रोड जाम हो जाता है, कई सारी समस्याएं आ जाती है, एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, पुलिस वालों के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट, समझने का प्रयास करें। आप भी मानव हैं, समस्या ऐसी कोई ना आ जाए, तो समझाएंगे तो लोग मान लेंगे, है ना। तो आपकी बात वो लोग मान लेंगे, समझ भी जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे व्यवहार पर स्वीकृति प्रदान करने में दुकानदार जो हैं वो संचालक मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता में आ जाएंगे। प्रतिबद्धता क्या मतलब, आपका क्या है, रिक्वेस्ट, वो क्या है, एक तरीके से आपको मान जाएंगे। यहाँ सर अब आगे से हम कोशिश करेंगे, क्या आगे से हम रोड पे सामान नहीं रखेंगे और जाम भी रोड नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बातें, ऐसे दुकानदार कहेंगे, है ना। तो आगे से वो सामान खुद नहीं रखेंगे। और फिर, है ना, है ना, फिर अगर नहीं मानते हैं, है ना, ऐसा नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की जाएगी। मान लो कि कोई रोड पर रख रहा है ना, रख रहा है सामान वगैरह, तो नहीं माना, एक बार में आपने रिक्वेस्ट किया कि भैया मत रखो मत रखो, अब नहीं माना, तो आप एक नोटिस भिजवा दीजिए कि अगर रोड पर कोई भी सामान रखा जाता है तो सामान को उठवा करके जब्त कर लिया जाएगा, सरकारी कस्टडी में रख लिया जाएगा। तो अगले दिन से कोई भी ऐसा काम करेगा ही नहीं। यानी कि दुकान संचालक का अतिक्रमण नहीं करेगा। और बुलडो जैसे आप लोग देखते हैं कि रोड के किनारे बिल्डिंग वगैरह बना रहता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहता है। जब हाईवे वगैरह की जमीन पे बना रहता है, दिल्ली में गाजियाबाद के साइड पे तो जितने भी घर बने हुए थे, है ना, तो सब घर को लोगों को पहले नोटिस दिया गया, समझाया गया कि आपने जो घर वगैरह बनाया है ये आपने हाईवे के जमीन पर बनाया है, तो बढ़िया यही रहेगा कि आप इसको खाली कर दें और खुद चले जाए, नहीं तो हमें मजबूरन इसको खाली करवाना पड़ेगा, है ना। तो कई जगह पे, है ना, कई जगह पे बुलडोजर चलाने जैसी कठिन कार्रवाई को करना भी पड़ सकता है और कठिन कार्रवाई से बचा भी जा सकता है। जो समझदार होंगे वो तो बच जाएंगे, क्योंकि कानूनी पंगा में वो लोग पड़ना नहीं चाहेंगे। इसके साथ साथ प्रतिबद्धता के लिए ये भी जरूरी है कि प्रभावित करने वाले समूह के द्वारा पहले बड़े आकर्षक प्रस्ताव रखा जाए। कोई भी है, आप आकर्षक प्रस्ताव को रखें और जब उसे स्वीकार कर लिया जाए तो ऐसे प्रस्ताव में कटौती कर ली जाए। आप लोग देखते हैं कि किसानों की जमीन, है ना, जमींदारों का जमीन, और जितने भी सड़क में जमीन आती है सरकार उनका अधिग्रहण कर लेती है। सरकार शुरू शुरू में तो बड़े लुभावने लुभावने फायदे देगी कि आप जो है, आपका खेत से सड़क निकलेगा और इतना खेत आपका चला जाएगा, आपको इस खेत के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। जब आपने सरकार को जमीन सौंप दी तो सरकार आपसे कहेगी कि देखिए, इस रोड से फायदा तो आपको भी मिलेगा, आपके गांव वालों को भी मिलेगा, तो हम 1 करोड़ आपको देंगे नहीं, है ना, आपको हम 1 करोड़ नहीं देंगे, आप जो है 80 लाख में मान जाइए। और हुआ भी है। नोएडा में, जब नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे बना था तो बड़े बड़े लोगों का जमीन उसमें फंस गया था। कई लोगों को पैसे मिले, कई लोगों को नहीं मिले। जिनको नहीं मिले उन्होंने केस किया, केस करने के बाद भी जो कंपनी ने तय किया था, जो सरकार ने तय किया था, वही पैसा मिला। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको समझने की आवश्यकता है प्रतिबद्धता में। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखिए, कई सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कोयला,
लकड़ी जैसे जलावन को छोड़ करके नागरिकों के द्वारा जो है एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाए। यानी कि ऐसे व्यवहार बदलने हेतु सरकार ने जो है एलपीजी गैस पर सब्सिडी दिया है। आप सभी को पता है कि आप जो है एलपीजी गैस खरीदेंगे तो सरकार के द्वारा आपको जो है सब्सिडी मिलेगा। यानी कि अत्यधिक घट हो है ना घाटा हो रहा था, परंतु जब नागरिकों ने इस पर सकारात्मक अनुक्रिया तो सब्सिडी को कम किया जा रहा है ना। लोगों ने सब्सिडी को, आप लोगों ने प्रचार में टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी सब्सिडी को छोड़ने का भी निर्णय लिया, है ना। बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने जीवन यापन को चला सकता हूं, मुझे सरकार के द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने सब्सिडी को भी छोड़ा। अब सब्सिडी का भी जो रेट है, प्राइस है, वो कम कर दिया गया। अगर यहां तक आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम अभाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभाव, नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज मेरे पास नहीं है उसका मुझे अभाव है ना। मेरे पास पैसे नहीं है, अभाव है ना। और अभाव, अभाव में जो चीज नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका अभाव है, मैं उसकी कीमत वैल्यू समझ सकता हूं, है ना। ये सारी चीजें। तो अभाव यानी कि मनुष्य आप और हम, जिसमें कोई चीज, कोई वस्तु का भी अभाव हो सकता है, सेवा का भी अभाव हो सकता है, और व्यक्ति के प्रति अभाव यानी कि किसी जीवन साथी का भी अभाव हो सकता है, जो कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि जीवन साथी का अभाव है। लेकिन सब लवासना में ठीक हो जाएगा, दुख दर्द अभी झेल लीजिए, है ना। और यहाँ पे सकारात्मक व्यवहार करने के लिए आपको क्या है, प्रेरित करते हैं। जैसे अभाव के अनुभव होने पर यदि थोड़ी सी भी उपलब्धि दिखाई दे तो उससे प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है ना। आपका अभाव अभी होगा कि यार सब कुछ है मेरे पास, जिंदगी में मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, माँ है, बाप है, सब कुछ है, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं और मैं आईएएस नहीं हूं, ये अभाव है। और आप क्या करेंगे, अपने अभाव को समाप्त करने के लिए पॉजिटिव व्यू में जाएं तो आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, है ना। मेहनत करेंगे, अच्छा पोजीशन पा सकते हैं, अभाव को समाप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा, है ना, उपलब्धि हो जाएगी, अच्छा इमेज बन जाएगा समाज में, है ना। ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी एक समूह के द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए समय सीमा का निर्धारण करते हुए उसकी प्रस्तुति की जाए तो ये संभावना है कि ऐसे प्रस्ताव के प्रभाव में अधिक से अधिक जो लोग हैं आ जाएंगे, अनुरोध का पालन करेंगे और प्रशासन में इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना, तरीके से समझ सकते हैं। जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, पढ़ने की इच्छा तो बहुत रहती है, पढ़ने की चेष्टा तो बहुत रहती है, पर उनके पास सब कुछ है, दिमाग है, इंटेलिजेंसी है, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किताब नहीं है, तो किताब का अभाव है। उसकी नीड वो पूरी कैसे करेगा, तो 2 महीने फैक्ट्री में काम करेगा, 2 महीने वो फैक्ट्री में काम करेगा, और उसके बाद 2 महीने कमाएगा और 6 महीने तक पढ़ेगा, अपनी जरूरतों को पूरी करेगा। पैसा खत्म हुआ, फिर 2 महीने काम किया, फिर 6 महीने तक पढ़ेगा। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं अभाव को समाप्त करने का तरीका हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया ही मैंने आपको। इसके साथ साथ प्लस पोलियो को नाम सुना होगा। ये निशुल्क दवा वितरण होता था, यानी कि किसी निश्चित तिथि और निश्चित समय में प्रस्तुत करने से अधिक लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हुए, आकर्षित किए जा सकते थे, है ना। अमिताभ बच्चन भी कहते थे कि संडे है, फलाना तारीख को
आप अपने बच्चों को पोलियो की दवाई जरूर पिलाना। अट्रैक्ट करने का तरीका है ना, ये सारी चीजें। और ऐसा कोई भी उत्पाद या खाद्य पदार्थ तथा किरोसिन, प्याज इत्यादि के महंगे होने पर लोग संगठन के जन वितरण सिस्टम से संबंधित केंद्रों के द्वारा सस्ते प्याज को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुतिकरण में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आप भी करते हैं, है ना। यानी कि इसके लाभ राजनीतिक हितों के लिए भी किया जाता है, परंतु प्रभावित करने का यह महत्वपूर्ण तरीका देखा जाता है। यहां तक यदि कोई डाउट हो मन में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका कमेंट का उत्तर आपको दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। फिर हम आगे बात करते हैं परस्पर व्यवहार। परस्पर व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, आपको पता भी होना चाहिए कि परस्पर व्यवहार क्या है। यानी कि इसमें समूह के द्वारा मनुष्य में पाए जाने वाले परस्पर व्यवहार करने की भावना का लाभ उठाया जाए। यानी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते किसी दूसरे के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहता है ना। आपके सामने किसी व्यक्ति ने कोई रिक्वेस्ट किया, में भी 1% ही आप उस रिक्वेस्ट को ठुकराएंगे। अब कोशिश आप यही करेंगे कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को मान लूं, जो भी उसका काम है, उसकी प्रॉब्लम है, उन समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। ये परस्पर व्यवहार है ना। अंततः सामाजिक समूह कोई ऐसा बड़ा अनुरोध प्रस्तुत करता है जिससे स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना ना के बराबर है। कोई बहुत बड़ा अनुरोध, रिक्वेस्ट है, मैं, है ना, मेरा दोस्त आया भागता भागता और उसने कहा कि भाई मेरे को अभी 1 करोड़ रुपए का जरूरत है, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो मैं, संभावना क्या है, उसने मेरे से मांगा है तो मैं 1 करोड़ रुपए देने से मना भी कर सकता हूँ। क्या पता पैसा लेकर भाग जाए, है ना, क्या पता पैसा लेकर के भाग जाए, भरोसा, है ना, बदल जाए। कई सारे सिचुएशन आ सकते हैं, है ना। क्या पता मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो ही ना। तो ये सारे सिचुएशन आ सकते हैं, संभावनाएं आ सकती हैं। यानी कि ऐसी परिस्थिति में किसी छोटे अनुरोध को, रिक्वेस्ट को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें संभावनाएं बढ़ जाती है और छोटे अनुरोध को स्वीकार कर दिया जाए, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के लिए बेहतर सामाजिक संदर्भ रखना चाहता है। हाँ, मेरा दोस्त आता है और मेरे से कहता है कि हाँ भाई 40,000 50,000 की जरूरत है, मुझे चाहिए। हाँ, बिना रिस्क लिए मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ले जाएगा, लेके भागेगा तो 40 50 हजार ही लेके भागेगा ना, जिंदगी थोड़ी लेके भागेगा। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण ना, एक उदाहरण के रूप में हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्राप्त प्रयास करते हैं, है ना। कि एक सफल जो सिविल सेवक, जो आप बनने वाले हैं आईएएस अधिकारी, आईएएस बाबू, परस्पर व्यवहार का लाभ उठाना चाहिए। आप अगर अधिकारी बन जाते हैं ना, तो आपको भी परस्पर, है ना, लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि हाउस टैक्स, लोगों को समझाइए, पहलाइए फुसलाइए, है ना, कि भाई जमीन टैक्स देंगे, हाउस टैक्स देंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है ना। लैंड टैक्स, जमीनों का कर, है ना, लगान, ऐसी वस्तुओं, है ना, ऐसे विषय वस्तु हैं जिस पर सामान्यतः बकाए अधिक रहता है। कहीं ना कहीं लोग देने से हिचकते हैं, कहीं पैसा हमारा बेकार तो ना जा रहा हो, और आने वाले टाइम पे सरकार माफ कर देगी। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो आप भी सिविल सेवा बन करके ये सारी चीजें को निपटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और जो वर्षों के कर हैं, कई सालों के जो टैक्सेशन है, वो नागरिकों के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में डीडी फ्लैट्स है ना, हाउस टैक्स जब से मकान बना है 83 से, और अब तक कई सारे मकान हैं, वहां तक लोगों ने, वहां के लोगों ने टैक्स नहीं दिया है। और सबकी जुबान पर कहीं ना कहीं यही रहता है कि सरकार के द्वारा ये टैक्स माफ कर दिया जाएगा। यानी कि प्रशासन की तरफ से, है ना, संपूर्ण कर को किसी एक तिथि
या एक बार में ही भरने का आग्रह नागरिक के से किया जाता है, तो ये संभव है कि सभी के द्वारा सकारात्मक व्यवहार ना किया जाए, भले ही भविष्य में बड़े आर्थिक दंड सहने पड़े। परंतु ऐसे तिथि के उपरांत करों का एक बटे चौथा या है ना, एक, यानी कि हम कह सकते हैं दसवां, यानी कि 110 माह भाग देने का, 1/10वां भाग, 1/10 है ना, 1/10 देने का अनुरोध किया जाए, तो इसका अधिक संभावना है कि इतना कर वसूल कर लेंगे। मान लीजिए किसी का टैक्स आया 1 लाख रुपए, पैसे उसके पास नहीं है, रिक्वेस्ट करने आया कि सर मैं 1 लाख तो नहीं दे सकता, आपके आपसे करने आया, तो आप पूछेंगे आप कितना दे सकते हैं। आपने अगर उस व्यक्ति से पूछा कि आप कितना टैक्स पे कर सकते हैं, क्या कैपेसिटी है आपकी, उसने बोला कि सर मैं 50,000 पे कर दूंगा। चलो ठीक है, आपने बोला कि पे तो हमारे जेब में तो जा नहीं रहा है, ये सरकार के खाते में जा रहा है, तो आप थोड़ा सरकार का फायदा हो इसलिए आप देखिए जो भी पे करे करवा दीजिए, ना देने से तो बढ़िया है कुछ दे रहा है। ये सारी चीजें हो सकती है। फिर इसके बाद हम सामाजिक मान्यता की बात करते हैं, सोशल वैलिडेशन की बात करते हैं, यानी कि मनुष्य ऐसे कोई भी व्यवहार पसंद करता है ना, मनुष्य जो है ऐसा कोई भी व्यवहार पसंद करता है जिससे समाज या अन्य लोगों की तरफ से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है ना, सब लोग, यानी कि सामाजिक स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए यदि अनुरोध प्रस्तुत किया गया तो उस पर सकारात्मक व्यवहार करने का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। पॉजिटिव व्यू, जिसमें उदाहरण के रूप में बात करें तो प्रशासन की तरफ से विवाह जी, कोर्ट मैरिज, डिस्ट्रिक्ट 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 मजिस्ट्रेट के सामने विवाह, जन्म प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन है, मृत्यु रजिस्ट्रेशन है, इन सभी का रिक्वेस्ट किया जाता है, तो इस पर अधिक पॉजिटिव व्यू रहता है, पॉजिटिव व्यवहार रहने की संभावना बढ़ जाती है। यहां तक कोई डाउट हो, मन में कोई शंका हो तो आप बताएं, आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके कमेंट का उत्तर दे सकूं। आगे हम सत्ता की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है हम सत्ता की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं सत्ता। तो आप सभी को पता है कि मनुष्य का स्वभाव जाने माने पद या दंडात्मक शक्तियों से युक्त होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो लोग उसे मानने के लिए तत्पर होते हैं। मैं कहूंगा अगर मैं पॉलिटिशियन बन गया तो लोगों के पास जाऊंगा, कहूंगा कि भैया जी, चाचा जी, चाची जी, मेरी बात को सुनिए, मैं आपके लिए जो है आपके बच्चों के लिए है ना 1 लाख जॉब लेकर के आऊंगा, पढ़ाई का माहौल सुधार दूंगा, जागरूक आपको कर दूंगा, आपको भला बुरा से बचना होगा। तो हम उस बातों को क्या करते हैं, मान लेते हैं, चल ठीक है इस बार मौका देते हैं, जीत गया तो ठीक है काम कर देगा, और नहीं जीता है तो 5 साल बाद हटा देंगे, ये सारी चीजें। तो ऐसी परिस्थितियां में किसी सामाजिक प्रभाव को संचालित करने वाले समूह के द्वारा यदि किसी सत्ताधारी की तरफ से बार बार अनुरोध किया जाए तो लोगों के व्यवहार को बदलने की संभावना बढ़ जाती है ना, लोगों के व्यवहार को बदलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, हो सकता है। उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं, है ना, उदाहरण मैं आपको बार बार इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तुलना में बात करें तो संयुक्त पुलिस आयुक्त, जिसे हम यूनियन, है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस कह सकते हैं ट्रैफिक के द्वारा, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग से एक ही सड़क पार करने के लिए लाल बत्तियों को क्रॉस ना करने जैसे, है ना, आप लोग एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग आप तभी पार करें जब दोनों तरफ की बत्तियां रुक जाएं, रेड हो जाएं तब। तो क्रॉसिंग से ही सड़क पार करने के लिए लाल बत्तियों को क्रॉस ना करने जैसे आग्रह हम इन्फॉर्म देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि दूरदर्शन पर, रेडियो जैसे प्रसारण केंद्र है, होर्डिंग है, कि आप जो है अनुपालन करें, नियमों का पालन करें। संभावना भी बढ़ जाती है कि हम जेब्रा क्रॉसिंग को पार करेंगे
तो गाड़ी वाला ठोक के जा भी सकता है। ठीक है। तो दिल्ली में एक उदाहरण और है कि जब कॉमनवेल्थ हुआ था 2010 में, तो खेल के दिनों में सड़क का पहला लेन, जो जब स्पोर्ट्स दिल्ली में चल रहा था, तो सड़क का पहला लेन खेल के जो कर्मिक थे, कर्मचारी थे, उनके लिए अलाउड किया गया था कि इसमें सिर्फ खिलाड़ी ही और जो कर्मी है वही आएंगे। और इसमें ड्राइविंग करने वाले पर दंड भी देना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। और यहाँ पे यूनियन कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक के बारे में बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाता था कि घर से गाड़ी को कम निकालने के लिए मेट्रो जैसे सार्वजनिक साधन के उपयोग में, है ना, यहाँ पे यूनियन कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप अपनी गाड़ी को ना के बराबर निकालें, मेट्रो गाड़ी का प्रयोग करें। तो यहाँ पे खेल कर्मियों के लेन पर अन्य निजी वाहनों की आवाजाही कम हुई थी। यानी कि आप अपने आप में अनुपालन का महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण को समझने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसको भी जानिएगा, बहुत अच्छा चीज है, समझने का प्रयास करिएगा। और ये मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन अनुपालन का सहारा लेकर के सामाजिक प्रभाव का संचालन करते हुए स्वयं प्रशासन के कर्मचारी और नागरिकों के व्यवहार में कहीं ना कहीं बदलाव करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं। तो सामान्य अनुपालन यानी कि प्रशासन में इसके लाभ और क्या देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठता तरीके से कैसे देख सकते हैं। यानी कि अनुपालन के आधार पर अधिकारी अधीनस्थ के बीच में संबंध बेहतर बनाए जा सकते हैं। अधिकारी है, अधीनस्थ कर्मचारी वगैरह है, उसमें हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। यानी कि किसी परियोजना संचालन के लिए नागरिकों के व्यवहार को अपेक्षा के अनुसार बदला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नागरिकों को किसी विशिष्ट उत्पादन को अपनाने के लिए उनके व्यवहार को बदलना होगा। आपको कोई भी चीज पाना है तो आपको में भी 1% आपको उसके विचारों को मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपके विचार उनके साथ मिलते हों, किसी भी साथ मिलते हों, है ना। और किसी नए कानून या प्रशासनिक क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में अनुपालन लाभकारी होता है। यानी कि प्रशासन में सच्चरित्रता, ईमानदारी, नैतिकता का विकास होता है। और ये प्रशासन में आचार संहिता के संचालन के लिए भी लाभकारी होता है। अंततः अनुपालन रूपी समाज प्रभाव का साधन प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक माना जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आदेश पालन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदेश पालन आप लोग आज्ञा पालन कहते हैं, इसको ये भी समझना है। तो आदेश पालन, आज्ञा पालन यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आदेश देने की प्रक्रिया प्रोसेस करता है। हमने आदेश दिया कि बिरू जाओ ये काम करके आओ, आपने आदेश दिया कि सिट्टू ये काम करके आओ। ऑर्डिनेंस इसको हम कहते हैं। यानी कि सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत आज्ञा पालन भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है। परंतु इसको ये प्रवृत्ति जो है लगातार देखने को नहीं मिलता है। कई बार आपने बात कर्मचारी को आज्ञा दिया, लेकिन वो कर्मचारी वो मजे से अपने चीजों में घूमता है, देखता रहता है। और यहाँ पे अनुरूपता अनुपालन की तुलना में आदेश पालन इतना ही प्रभावी नहीं दिखता है। जैसे कि आप सिविल सेवा का उदाहरण इसलिए मैं बार बार ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कई सारे उदाहरण हैं। यानी कि सामाजिक प्रभाव, यानी कि एनरॉन कॉर्पोरेशन और सत्यम कंप्यूटर जैसी कंपनियों में बैलेंस शीट के स्तर पर किए जाने वाले हेराफेर को कर्मचारी के द्वारा स्वीकार करने के स्तर पर देखा जा सकता है। उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने हेराफेरी किया था, इतने पैसों का घोटाला मैंने किया था, एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, अच्छी बात है। इसको भी समझने का हमें प्रयास करना है। फिर उसके बाद है कर्मचारियों के द्वारा वित्तीय हेराफेरी का विरोध नहीं किया जा रहा है, परंतु संगठनों में जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनमें मंडलों में प्रभावित करने के लिए आज्ञा पालन है, ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। अक्सर ऐसी बातों को कह सकते हैं
कि गुड एम्प्लॉय ऑफ एनरॉन कीप आउट ऑफ सच थिंकिंग, यानी कि माइंड योर ओवर बिजनेस यू पर्सनैलिटी आउट ऑफ, पर ऐसी बातों को हम कह सकते हैं। यानी कि ऐसे इन कंपनियों के केस स्टडी अध्ययन से उभर करके सामने आए। इन कंपनियों के जब तक आप केस स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये चीजें उभर करके आपके सामने नहीं आएगी। और यहाँ पे कोई डाउट होगा तो बताइएगा, फिर आगे बात करते हैं। आज्ञा पालन, यानी कि मानक कर्मचारियों में विरोध को रोकना, उन पर निदेशकों के मंडल सीईओ का प्रभाव दिखता है। आज्ञा पालन प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रमुख घटक के रूप में कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और यहाँ पे आदेश पालन का एक सामाजिक प्रभाव में क्या भूमिका है, इसके लिए दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अध्ययन 1963 में स्टॉन मिलीग्राम के द्वारा भी संचालित किया जाता है। यानी कि इसमें दो अनजाने लोगों का समूह एक टीचर और दूसरे लर्नर की भूमिका में थे, आप और हम। मैं आपको न कभी मिला हूं न देखा है, लेकिन हमारी यहाँ पे भूमिका, यहाँ पे जो पर्सनैलिटी है, एक टीचर और एक लर्नर के रूप में हम जानते हैं। तो लर्नर के द्वारा गलती होने पर टीचर की तरफ से जो है ना, विद्युत आघात दिया जाना था। यानी कि आपने कोई भी गलती किया, आप मेरे सामने हैं, तो आप कोई भी गलती करेंगे तो मैं बार बार आपको बिजली में टच करूंगा, है ना। और लर्नर के द्वारा लगातार जानबूझकर गलती करने को कहा गया था। तो आप हैं, आपसे मैंने कहा कि बेटा तुम गलती करो, जितना गलती कर सकते हो गलती करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिसकी जानकारी टीचर के पास नहीं थी, एक्सटर्नल यहाँ पे साइंटिस्ट थे, और मिलग्राम ने लगातार टीचर को ऑर्डर दिया कि इन बच्चों की गलती को सुधार करें, है ना। आघात करते समय इसकी मात्रा को बढ़ाते भी रहे। जब इसको आप शॉर्ट देते हैं, करंट लगाते हैं, तो पहले धीरे से टच करिए बिजली में, फिर तेजी से टच करिए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और अध्ययन में ये पाया गया कि टीचर के पास नैतिक दुविधा होती है, टीचर के पास एथिकल दुविधा है, सिचुएशनल है। यानी कि क्या सामने वाले पक्ष को लगातार कष्ट देना, पीड़ा देना अच्छा है। टीचर बेचारा भोला भाला होता है, सोचता समझता है कि हाँ, इसको मैं अगर ज्यादा पीट पिटाई कर दूंगा तो बाद में अधिकारी बनेगा तो मेरा कहीं ट्रांसफर ना कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके बावजूद भी लगभग 60% जो टीचर्स हैं वो मिलग्राम के आदेश का पालन करते हुए विद्युत का यहाँ पे टॉर्चर बच्चों को देते थे। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक अर्थ में विद्युत आघात की कोई व्यवस्था तो नहीं है। यानी कि मनुष्य के व्यवहार को परखने का अध्ययन था। यानी कि इससे यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को पहचानता भी नहीं है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को पहचानता भी नहीं है, उसका शत्रु भी नहीं है, परंतु, है ना, जैसे कि यहाँ पे टीचर और लर्नर की बात आई, तो यहाँ पे मैं और आप, हम एक दूसरे से खाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरा कर्तव्य रहता, अगर मेरे को कोई कहता, आदेश देता कि आप कोई भी गलती करें, आपको मैं बिजली में टच कर दूंगा, तो आदेश दिए जाने पर पीड़ा भी पहुंच सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। शायद मनोवैज्ञानिक जो होते हैं पुलिस कर्मियों पर कार्य करते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक है, केस वगैरह होता है तो आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पुलिसकर्मी भोले भाले विद्यार्थी हैं, गांव वाले हैं, जनजाति हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति संवेदनशील वर्ग पर लाठीचार्ज जैसे कठोर व्यवहार करते हैं। अभी हाल में ही किसान आंदोलन चल रहा है, कई सारे पुलिस वाले हैं, लाठीचार्ज करते, दनादन पीटते हैं किसानों को, और फिर वही किसान उनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये सारी चीजें, कठोर व्यवहार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं आदेश पालन को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण साधन दिखाई देता है। और आदेश पालन की प्रक्रिया क्यों दिखाई देती है भाई, कोई जानता है आप में से? तो जिन लोगों के पास सत्ता होती है, कर्तव्य पालन के प्रति सकारात्मक मनोभाव पाया जाता है, और उनका कर्तव्य पालन के लिए आदेश मिलने पर वे व्यवहार करने के लिए तत्पर होते हैं। यदि सत्ता प्राप्ति कोई आदेश दे तो पालन की संभावना अधिक बढ़ जाती है।
नियम पालन करना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सत्ता प्राप्त व्यक्ति अपने स्टेटस, अपने रैंक को भी बताता है। आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप सबसे पहले अपने पद को इंडिकेट करेंगे, हाँ मैं आईएएस अधिकारी हूँ, है ना। उस कार्य क्षेत्र से आप लोग काफी ऊंचे हद तक काम करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे। और कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं कि खासकर सिविल सेवा में देखने को मिलता है कि अधिकारीगण ये नहीं सोचते कि उन्हें किसी क्रियाकलाप को करना चाहिए, किस क्रियाकलाप को करना चाहिए, नागरिकों के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। ये सोचने का कार्य राजनीतिक रचना या संसद इत्यादि को और उनका काम आदेश पालन करने पर भरा है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और कई बार आदेश पालन करने से जो अधीनस्थ होते हैं, उच्च स्तर के बड़े पदाधिकारी की तरफ से मान्यता भी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और फिर आज्ञा पालन का प्रशासन से लाभ क्या क्या होता है, तो थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। यानी कि प्रशासन में आज्ञा पालन, आपका नियम कानून मैं क्यों मानूं, आता है मन में। तो हम नियम कानून को नहीं मानेंगे तो इसके बदले में आपको सजा भी काटनी पड़ सकती है। यानी कि प्रशासन में अनुशासन को एक तरीके से बढ़त होता है, जानते हैं चीजें। और विशेष रूप से निम्न स्तरीय नौकरशाही में कर्तव्य निष्ठा है, सत्य निष्ठा है, ईमानदारी है, व्यापार करने के लिए प्रेरित करते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं, लाभदायक होता है। और ऐसे प्रबंधन भीड़ प्रबंधन के लिए भी सहायक होते हैं। यानी कि कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ये सारे उपाय को अपनाया जाता है। इनका इस्तेमाल कूटनीतिक तरीके से किया जाए, विदेश नीतियों से विनिमय करने पर भी लाभदायक होता है। ये सारी चीजें हैं। और इसका कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में सुपर पावर के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। यदि आपको इनमें से कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, चिट्ठी के द्वारा, संदेश के द्वारा आप मुझे भेज सकते हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। और आज रात्रि 8 बजे सोशोलॉजी की क्लास होगी, तो आप उच्च सोशोलॉजी की कक्षा में जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है। हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं, एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और फिर मैं आपसे आज यहीं पे विदा लेता हूँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच।